So, welcome to you all in this general discussion session on accounting. In this session, we will be discussing mainly the theoretical part which is expected in the examination, and also a question answer session will be there. जहाँ कि हम ये देखेंगे कि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें, कहीं कोई प्रॉब्लम अगर अकाउंटिंग में आ रहा है तो हम उसको क्लेरिफाई कर सकें। तो सबसे पहले बताइए, आप लोगों को कोई डाउट है क्या थ्योरी पार्ट में? मतलब अभी एग्जाम्पल्स और ये हम नहीं कवर कर रहे हैं थ्योरी पार्ट में। वैसे एक इंटरेक्शन हम एग्जाम्पल्स पे रखेंगे, उस समय देखेंगे। मेरे को एक दो चीजें बताइए, बड़ी छोटी छोटी चीजें, यहीं से मैं बिगिन करता हूं कि देखिए, दो एस्पेक्ट हैं। कुछ थ्योरी पोर्शन है जो अकाउंटिंग में पूछे जा सकते हैं। जैसे छोटा छोटा एग्जाम्पल दूं, मैंने पहले भी बताया है, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग हो गया, जैसे कैश सिस्टम है, एक्रूअल सिस्टम है, क्या है ये, वगैरह वगैरह। पूछा जा सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, क्या क्या फॉर्म, क्या क्या अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होते हैं, ये हो सकता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई, दो चार इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए। ये सारी चीजें इधर थ्योरी में पूछी जा सकती है। दूसरा पोर्शन हो गया आपके न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स में जो आज तक का ट्रेंड है वो वही है, आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाता है एंड ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेवलप करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट रहता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस व्हाट एवर इट इज वो रहता है, और बैलेंस शीट रहता है। फंड फ्लो आज तक तो नहीं पूछा है कभी, एंड न ही कभी रिसीट एंड पेमेंट भी पूछा है। अगर फ्रेंकली देखिए तो कभी रिसीट एंड पेमेंट भी अभी तक तो कभी नहीं पूछा गया है। तो पूछा गया है तो यही पूछा गया है। तो ये मेन पोर्शन है पूरे के पूरे ये का। अब इसमें बैलेंस शीट बनाने में या प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में मैंने इसके बाद के सेशंस इसलिए भी नहीं लिए बिकॉज काफी डिले हो गया था, गैप हो गया था। मेरा ये मानना है कि बहुत लोग सीरियस थे, लोग कर चुके थे। अगर इसमें भी कोई डिफिकल्टी आ रही है किसी पार्ट में तो जस्ट पूछिए, अभी जस्ट मैं उसको नोट करता हूं और आगे के सेशन में उसको कवर करूंगा मैं। ट्रायल बैलेंस जो है इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है आराम से। किसी को डिफिकल्टी यदि आ रही है तो विदाउट एडजस्टमेंट, अगर किसी सर बाकी तो हो जाता है। जो उसमें प्रोविजन है ना, प्रोविजन हाँ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता है ना, जैसे अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, हाँ समझ गया मैं। हाँ जी, उसमें थोड़ी सी आती है दिक्कत सर। प्रोविजन फॉर बैड डेट, दैट्स राइट। आप हाँ जो जी। है इसको इस सेशन के बाद, आज के सेशन के बाद ग्रुप में लिख दीजिएगा कि अकाउंटिंग में यहाँ प्रॉब्लम आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। मैं दो तीन एग्जांपल करा दूंगा, मैं यही चीज करने ही वाला हूँ। एडजस्टमेंट एंट्री जी जो है, मैं 10 एग्जाम्पल्स के करीब एडजस्टमेंट एंट्री मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और वो 10 एग्जाम्पल में मैं एडजस्टमेंट एंट्रीज कराऊंगा, तो उसमें एक प्रोविजन फॉर बैड डेप्थ करा दूंगा मैं। ठीक है? ठीक है सर। वो कैसे एडजस्ट करते हैं आने के बाद और सारा कैसे होता है तो वो मैं करा दूंगा। और कुछ, और कोई पोर्शन किसी तरह का और एडजस्टमेंट में डिफिकल्टी आती हो, प्रीपेड एडजस्टमेंट, प्रीपेड एडवांसेस वगैरह के एडजस्टमेंट में अगर डिफिकल्टी आती हो। सर एक रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में दिक्कत आती है सर। हाँ, मैडम वही कह रही थी, मैडम वही कह रही थी, प्रोविजन फॉर डेफ्ट, डाउटफुल डेफ्ट जो होता है वहां डिफिकल्टी आती है। मैडम भी सेम चीज कह रही थी। तो वो दोनों में से कोई भी आदमी डाल दीजिएगा ग्रुप पे कि यहाँ डिफिकल्टी आ रही है। और कुछ अकाउंटिंग में किसी और तरह के एडजस्टमेंट में डिफिकल्टी आ रही हो, क्योंकि मैं जो एडजस्टमेंट्स देखता हूँ जनरली जो एडजस्टमेंट्स हैं ट्रिकी नहीं रहते हैं, एक दो को छोड़ के। तो अब जो एक दो रहते हैं हम उन्हीं को एक्सेप्शंस पे फोकस करेंगे। चलिए फिर मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि इस पार्ट में आप लोगों को खास डिफिकल्टी नहीं है, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस आगे चल के एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा, ग्रुप एक एक्सरसाइज मैं आप लोगों को ग्रुप पे दूंगा। कम से कम 2 या 3 लोग उसको बनाइए, वी विल डिस्कस ऑन द ग्रुप।
टोटल में ट्रायल बैलेंस से पूरा। एक चीज देखिए, अभी तक का पैटर्न है कि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट एंड डेबिट डिफाइंड रहता है अभी तक के ट्रायल बैलेंस में। लेकिन क्या है कि हमको ये भी देखना है कि हो सकता है कि क्रेडिट डेबिट डिफाइन किए बगैर ट्रायल बैलेंस दे दिया जाए। मतलब ट्रायल बैलेंस में नेम ऑफ द अकाउंट हो और उसका इतना बैलेंस है दिया हो। सबसे पहले आपको डिसाइड करना हो कि कौन सा क्रेडिट है कौन सा डेबिट है। तो एक एग्जांपल मैं यहीं से बिगिन करूंगा, आप ही लोगों को दूंगा, अटेम्प्ट कीजिए। इसमें आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, एक दो आदमी अकाउंट वाले अटेम्प्ट कर लीजिए, एक दो आदमी नॉन अकाउंट वाले अटेम्प्ट कर लीजिए। अब फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे एक पर्टिकुलर डेट, वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जिन लोगों ने थोड़ा भी किया हुआ है। तो फिर आज थोड़ा सा मैं कोई देखिए आज प्रेजेंटेशन तो बना नहीं पाया हूँ, एंड थोड़ा सा पोर्शन आज मैंने रेडी किया था। मेरे नोट्स हैं, वो नोट्स ही मैं जस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए जो आज का नोट्स भी है वो ये नोट्स हैं मेरे, विजिबल है? जी दिख रहा सर। है? नोट्स जी दिख सर। रहे हैं? तो इसी को जस्ट मैंने कट पेस्ट कर दिया है, मैं स्लाइड्स नहीं बना पाया हूँ। और जो इरिलीवेंट था उसको मैंने डिलीट कर दिया है, बिकॉज टोटल जो पोर्शन था इस नोट्स का वो काफी बड़ा था। प्लीज म्यूट रखिए, अगर ऐसे ही एक रहेगा ना तो फिर मेरा अटेंशन जाता है। मुझे ये लगता है कि कोई आदमी कोई कुछ पूछना चाहता है तो मैं रुक जाता हूँ। तो प्लीज म्यूट रखिए, मेरा एक बस यही रिक्वेस्ट है। हम्म, तो चलिए ये पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है इसका, अकाउंटिंग में हम देख रहे हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मैंने जैसे बताया कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। इसमें आपसे जैसे मैं कहूँ कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जब इसमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप क्या उसमें लिखेंगे, क्या कंटेंट होना चाहिए, बिकॉज हम लोग में हर किसी का कंसेप्ट क्लियर है। बिहाइंड द माइंड वी आर नोइंग द थिंग्स, लेकिन एग्जैक्टली आप क्या लिखेंगे उसको मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, जब हम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं तो दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, रेदर तीन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जो ग्लोबली फॉलो होता है। एक हो गया आपका, यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट वन का मतलब हो गया मेरा ये जो आपका कैश कैश सिस्टम है ऊपर में, ये पोर्शन जो है कैश सिस्टम। दूसरा आपका यहाँ पे एक्रूअल है। तीसरा जो एक है जिसको मैंने नहीं कवर किया है यहाँ पे, वो बेसिकली है मिक्स्ड सिस्टम, जिसमें दोनों का हेल्प लेते हैं, कैश का भी लेते हैं एक्रूअल का भी लेते हैं। वो सिस्टम प्रोमिनेंट नहीं है, एंड ग्लोबली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं ही करते हैं। कैश सिस्टम भी इन जनरल देखिएगा कि गवर्नमेंट ही फॉलो करती है डिफरेंट कंट्रीज में, तो फॉलो नहीं होता है। सो ये दो इनफ है जानना आपके लिए। कैश सिस्टम में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, बड़ा सिंपल है कि व्हाट एवर कम्स इन इज रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एंड व्हाट एवर गोज आउट दैट इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। तो ये बड़ा छोटा सा इसमें ये है, आपको केवल ये दो वर्ड याद रखना है, कम्स इन एंड कम्स आउट। ठीक है, कम्स इन एंड कम्स आउट। इसमें जो है वो व्हाट इज गोज आउट, सॉरी, इसमें जो है वो प्रिंसिपल यहाँ नहीं लगता है कि भाई व्हाट कम्स इन इज क्रेडिटेड, व्हाट गोज आउट इज डेबिटेड, वगैरह वगैरह, वो प्रिंसिपल यहाँ नहीं लगता है। एक्रूअल में क्या होता है, कैश तो सबको ही एक्सप्लेन कर देते हैं, बड़ा इजी है एक्सप्लेन करना, क्योंकि हम अपने घर का अकाउंट भी अगर कहा जाए मेंटेन करने के लिए तो हम कैश में ही मेंटेन करेंगे। हमारी जो मेन डिफिकल्टी यहाँ स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है एक्रूअल को समझने में या समझाने में। तो देखिए, बड़ा प्रिसाइज मैंने बनाया है, अच्छे से समझ लीजिए और जरूरत पड़े तो याद कर लीजिए। एक्रूअल अकाउंटिंग इज ए परफॉर्मेंस अकाउंटिंग where transaction is taken in income and expenditure account when performance is complete
एंड अमाउंट हैज बीन पेड ऑब्लिक रिसीव्ड। ठीक है, अब इसका इलेबोरेशन समझा देता हूं। मार्क्स कितना होगा उसके हिसाब से आप आंसर लिखिएगा। तो यहाँ पे अगर इसमें देखिएगा, इस ये में पूरा का पूरा देखिएगा, तो एक वर्ड बड़ा है, ये परफॉर्मेंस अकाउंटिंग। ये क्या है? ये परफॉर्मेंस अकाउंटिंग जो यहाँ वर्ड है, ये परफॉर्मेंस अकाउंटिंग बेसिकली है क्या? तो परफॉर्मेंस अकाउंटिंग में ये समझिएगा, इसी को इलेबोरेट किया हुआ है नीचे मैंने, कि आपने परफॉर्मेंस दे दिया, आपने परफॉर्मेंस दे दिया कॉन्ट्रैक्ट का, एंड उसका अमाउंट भी आपको पे हो गया, दैट इज परफॉर्मेंस अकाउंटिंग। सो बोथ पोर्शन इज कंप्लीट। आपने मटेरियल सप्लाई दे दिया और मटेरियल का पैसा भी मिल गया, दैट इज ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। मटेरियल देना परफॉर्मेंस है, पैसा मिल जाना उसका मनी पोर्शन का रिसीव होना है। सो यहाँ परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है? परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है यहाँ पे? अकम्प्लिशमेंट लेस एफर्ट। इस पोर्शन को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है आपको, अकम्प्लिशमेंट लेस एफर्ट को समझने की जरूरत नहीं है, एकेडमिक पार्ट है, आप इसको ना लिखें तो बेटर है, जाने दें इस पोर्शन को, मेरे नोट्स के लिए था, जाने दें। अब यहां देखिए कि दिस रिकॉर्ड्स कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, दोनों को ये रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ये प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है, एक्रूड अमाउंट को रिकॉर्ड करता है, और एरियर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। चार चीजों को ये रिकॉर्ड करता है। चारों को कैसे करता है हम आगे देख रहे हैं। सो ये चार वर्ड इसके लिए इंपॉर्टेंट है, चारों वर्ड जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये चारों। ठीक है, कैसे करता है हम आगे देखते हैं, एक टेबल में मैंने इसको समझाया हुआ है। इसका प्रोविजन जो है कंपनीज एक्ट 2013 में है, यानी कि कोई भी कंपनीज एक्ट से अगर गवर्न होगा, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी, कोई भी प्राइवेट बॉडी यदि कंपनीज एक्ट से गवर्न होगी तो उस पर एप्लीकेबल होगा। अब एक सवाल आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि भाई ये कंपनीज एक्ट तो है, हम कंपनीज एक्ट से थोड़ी गवर्न होते हैं। तो मैं वहां पे बाद में आ रहा हूं, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उस पार्ट में आऊंगा। ठीक है, सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक्रूवल से होता है सारा अकाउंटिंग। अब यहां देखिए, एकम्प्लिशमेंट दैट इज इनकम एंड एफर्ट दैट इज एक्सपेंस। ये कैसे इसको कंसीडर करते हैं, सारी की सारी चीजें ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। पास्ट रिसीव्ड इज इनकम। पहले का कोई भी पैसा जो अगर आपको मिल जाए, वो इनकम तभी होगा, कब होगा? जब व्हेन अर्न्ड। आपको मिल तो गया है लेकिन आपने कमाया नहीं है। अर्न्ड कब होगा? जब उसकी जगह पे आप परफॉर्मेंस दे देंगे। ठीक है, अर्न्ड का क्या मतलब है? अर्न्ड का जो मतलब है ये देखिए, इसके बाद में अर्न्ड का सारा मीनिंग भी मैंने दिया हुआ है। अर्न्ड का मतलब है बेनिफिट हैव बीन सर्व टू द क्लाइंट। ये आप बेनिफिट जो है ये क्लाइंट को सर्व कर दे रहे हैं। अगर आप ये बेनिफिट नहीं सर्व कर रहे हैं क्लाइंट को, तो इसका मतलब है कि ये अभी तक आपने अर्न नहीं किया है। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा नहीं है कि आपने इसको अर्न किया है, तो ये जो पोर्शन है ये क्या है? ये है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो पोर्शन है अगर आपने इसको अर्न नहीं किया है तो ये पोर्शन लायबिलिटी है, ये पोर्शन लायबिलिटी है। सो अगर आपको एडवांस में पैसा मिला, आपने उसका परफॉर्मेंस भी दे दिया, दैट इज एन इनकम। अगर परफॉर्मेंस नहीं दिया, केवल पैसा मिला है, तो वो लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में शो हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा है प्रीपेमेंट है। आपने कोई अमाउंट पे कर दिया, प्रीपेमेंट है। ठीक है, ये है पास्ट। हाँ प्लीज प्लीज चेक योर सेल्फ। मैं बार बार नहीं चेक कर सकता हूँ, सारे तो म्यूट कर ही रखे हैं मैंने। तो अगर आपने पेमेंट कर दिया है एंड उसका परफॉर्मेंस अगर आपको नहीं मिला है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, देन अगेन दिस इज ट्रीटेड एज प्रीपेमेंट। ठीक है, ये अभी खर्चा नहीं हुआ है, करंट एसेट में शो हो जाएगा। सिमिलरली ऑन द सेम पैटर्न, अगर मैं यहां नीचे आऊं, तो अगर बेनिफिट, व्हेन बेनिफिट हैव बीन सर्व टू द क्लाइंट, हमने बेनिफिट क्लाइंट को सर्व कर दिया है, लेकिन इस बेनिफिट का अगर हमें पेमेंट अभी तक नहीं मिला है,
अगेन ये करंट एसेट। सिमिलरली यदि बेनिफिट हमने डेराइव कर लिया है और पेमेंट नहीं किया है तो ये लायबिलिटी। सो ये आपका टोटल एक्रूअल अकाउंटिंग एंड कैश अकाउंटिंग का डेफिनेशन और वो एसेंशियल पार्ट है। अगर आपको लिखना हो तो एकदम इसी पैटर्न में लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिखने में स्टोरी जो बनानी होती है वो ध्यान में रखिए कि ये कैश अकाउंटिंग को करता है, ये परफॉर्मेंस अकाउंटिंग है जिसमें ट्रांजैक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तभी रिकॉर्ड होता है जब मनी का ट्रांजैक्शन हो जाए और जिसके लिए मनी दिया गया है वो परफॉर्मेंस हो जाए। इसको मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो मैं आगे आ रहा हूं तो वहां बता। उसके बाद आप 4 वर्ड को जस्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। 4 वर्ड क्या क्या है? 4 वर्ड क्या क्या है? प्री पेमेंट, मतलब जो हमने प्री पेमेंट किया है, एडवांस पेमेंट रिसीव्ड, प्री परफॉर्मेंस एंड सर्विस रिसीव्ड। ये 4 टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका डेफिनेशन पूरा हो जाता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है मैंने पहले भी बताया था। कोई आदमी अटेम्प्ट करेंगे? एक्सप्लेन कीजिए कोई भी आदमी, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल? Sir, these are rules or guidelines which a business follows in during performing their transactions, sir. रूल्स नहीं है, ये गाइडलाइंस नहीं है, दीज आर प्रिंसिपल्स। समझिएगा, समझिएगा। Yes. अगर मेरे को आंसर लिखना हुआ कि इंट्रोडक्शन लिखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, देखिए आप लोग इस वीडियो को बाद में देखिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। बहुत सारी चीजें मैंने लिखी नहीं है, उतना टाइम मैं नहीं दे पा रहा था। अगर मेरे को आंसर लिखना पड़े व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो इसका सीधा लिखेंगे in order to standardize accounting so as it can be understood by the accountants community and it can be compared with any other account, certain principles are agreed between accounting communities globally word is essential। ठीक है? हुआ क्या कि अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि हम एज अकाउंटेंट जो लिखें आप एज अकाउंटेंट उसको पढ़ सकें, एंड दूसरी चीज कि ये बनाया हुआ अकाउंट दूसरे अकाउंट से कंपेयर हो सके या मेरे ही पहले अकाउंट से कंपेयर हो सके, सर्टेन प्रिंसिपल्स पे एग्री किया। दीज प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है? अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में इसका नाम जो इसको दिया गया, ये नाम दिया गया गैप। गैप गैप का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है? और ये गैप है कितने? देयर आर 12 गैप्स। कितने गैप्स हैं? टोटल 12 गैप्स। सो ये 12 गैप्स लिखे हैं। अब गैप्स में भी अलग अलग गैप्स हैं, अमेरिकन गैप्स हैं, यूरोपियन गैप्स हैं, अलग अलग कम्युनिटी ने अपना अपना बनाया। उतनी नीटी गिटी नहीं जानी है हमको, कोई अकाउंटेंट तो बनना नहीं है, तो हमको सिंपली समझना है कि 12 गैप्स और ये 12 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। बहुत तेजी से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैं एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इसको कैप्चर करेंगे और वो एक एक लाइन ही लिखेंगे अपने यहां भी, क्योंकि आपको एकदम थॉरो नहीं, मैंने बोला था क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर एक्सपेक्टेड, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को लिख सकिए, केवल उतना भर का मैं कंटेंट दे रहा हूं। इंटिटी कंसेप्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटिटी कंसेप्ट क्या है। इंटिटी कंसेप्ट क्या है ये मैंने पहले आपको बताया था। इंटिटी कंसेप्ट इज द कंसेप्ट विच सेज, इंटिटी कंसेप्ट इज द कंसेप्ट, ये पोर्शन विच सेज, ये क्या कहता है इंटिटी कंसेप्ट? ये कहता ये है कि accountant maintains the account for whom? Accountant maintains the account for किसके लिए? Business के लिए। बिजनेस के लिए, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड, so owner is a creditor whose contribution is recorded as capital and is not the person for whom the account is being maintained। ठीक है? इंटिटी कंसेप्ट केवल इतना कहता है। सो जो भी ट्रांजैक्शन इंटिटी कंसेप्ट में अकाउंटेंट कंसीडर करता है वो बिजनेस के लिए कंसीडर करता है, ऑनर के लिए नहीं। इसलिए ऑनर को ड्रॉइंग मनी, मतलब वो पैसा भी अगर लेता है, पेमेंट लेता है, तो उसको मनी ड्रॉन में हम शो करते हैं
और उसको हम दिखलाते हैं कि उन्होंने अपना पैसा निकाला, हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ जमा था वहां निकाला। दूसरा ऑनगोइंग कंसेप्ट। ऑनगोइंग कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला है। क्या मतलब है इसका? बिजनेस इज नॉट गोइंग टू क्लोज इन नियर फ्यूचर एंड इट विल कंटिन्यू फॉर इनफाइनाइट पीरियड। ठीक है, प्रैक्टिकली तो बड़ा इम्पॉसिबल है, इनफाइनाइट पीरियड कोई वर्ड ही नहीं होता है, कुछ है ही नहीं, लेकिन ये एक प्रिंसिपल है, इसके बेसिस पे अकाउंट बनता है। सो बिजनेस विल कंटिन्यू। या निशा, पूछना है कुछ? सर ऑनगोइंग कॉन्सेप्ट को गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी कहते हैं ना? एग्जैक्टली, सेम ही है ना दोनों? एग्जैक्टली। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी वही है। ठीक है, गोइंग कंसर्न भी कहते हैं, ऑनगोइंग भी कहते हैं, दोनों सेम चीज है। इसका क्या मतलब होता है कि बिजनेस जो है आपका, ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलेगा। फायदा क्या है इसमें? आप कोई भी ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं जिसमें ये माने कि बिजनेस तुरंत बंद होने वाला है। So it is presumed that the business will run for the infinite period and no treatment is mailed out for any transaction considering that it is going to be closed in near future. अब क्या हो सकता है? नियर फ्यूचर में क्लोज होने वाला होगा। तो जब नियर फ्यूचर में क्लोज होने वाला होगा तो सबसे पहले अकाउंटेंट जोड़ेगा कि अच्छा बिजनेस की वैल्यू कितनी, बिजनेस की वैल्यू कितनी है जोड़ने में वो जोड़ेगा कि सही सही ये मेरे पास राइटिंग पैड पड़ा हुआ है, सही सही इस राइटिंग पैड का मार्केट में प्राइस कितना है, डेप्रिसिएशन वगैरह को गोली मारो, बेचेंगे तो कितने में बिकेगा। सो वो आदमी एवरी ईयर यदि ऑनगोइंग कंसेप्ट ना हो तो ही विल कंटिन्यू वैल्यूइंग द थिंग्स। अकाउंटेंट हर साल वैल्यू करेगा चीजों को, हर साल हर चीज का सही प्राइस निकालेगा। सो उसको बचाने के लिए कि भाई जो रिकॉर्ड में आ गया एक बार वैल्यू, उसी वैल्यू को हम आगे भी लेकर के चलते रहें, इसके लिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट किया गया। ठीक है, सो एक तो हो गया कि बिजनेस इनफाइनाइट तो कंटिन्यू करेगा एंड दिस इज कंसिडर्ड फॉर द पर्पस दैट एवरी ईयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, डेप्रिसिएशन से हमारा काम चल जाए। ठीक है। तीसरा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एनीबॉडी प्लीज अटेम्प्ट, बताइए कोई आदमी। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये, बोलिए बोलिए। Accounting period concept is also specified as a periodicity concept. It is considered for the financial year, particular financial year, to identify the current year's expenditure income. नहीं, आइडेंटिफाई द करंट इनकम नहीं, ये कहता है अकाउंटिंग पीरियड कि अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर अ फिक्स पीरियड विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। बहुत छोटी सी चीज, क्योंकि क्या है कि इस बार अकाउंट सपोज कीजिए कि हमने कितने मंथ के लिए मेंटेन किया, 15 मंथ के लिए। आपको सरप्राइज लगेगा, कहीं कहीं कोई कोई बिजनेस 15 मंथ्स के लिए भी करता है। नेक्स्ट ईयर हमने कर दिया 12 मंथ्स के लिए। तो ये फिक्स पीरियड नहीं है, फिक्स पीरियड नहीं है तो यू कैन नॉट कंपेयर द प्रॉफिट दिस ईयर विद प्रॉफिट दिस ईयर। ठीक है, सो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट सेज दैट अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर अ फिक्स पीरियड। इसमें एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन आईसीआर अकाउंट इज मेंटेन्ड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, सो ऑल ट्रांजैक्शन during the period is reflected in the financial statement। ठीक है। तीसरा कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट अटेम्प्ट कीजिए कोई आदमी मैचिंग कंसेप्ट पे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। This is the concept where all expenses matched with the revenue of that period should only be taken into consideration. एग्जैक्टली, ये कहता है, ये एग्जैक्टली वही कहता है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहां बताया। मैंने बताया था ना कि आगे मैचिंग कंसेप्ट में बताऊंगा मैं, जो मैंने यहां बताया। एक्रूअल अकाउंटिंग, बेसिकली एक्रूअल अकाउंटिंग जो है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अकाउंट रिफ्लेक्ट होता है एक्रूअल अकाउंटिंग में, वो बेसिकली कंसेप्ट यहीं से आया कि जिस साल का पैसा दिया हुआ है या पैसा मिल रहा है उसका परफॉर्मेंस उसी साल हो जाना चाहिए। सिमिलरली जिस साल
हमने परफॉर्मेंस दिया, उसका पैसा उसी साल मिल जाना चाहिए. So matching concept says that revenue and expenditure of a year must be matching. कहने का मतलब है कि in a particular year, if we have sold item of 40,000 rupees, what was the cost of selling, that will be shown as expenditure. उसको बनाने में जितना कॉस्ट लगा है उसी को हम एक्सपेंडिचर शो करेंगे. बैलेंस एक्सपेंडिचर इज व्हाट? प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स. ठीक है. सो मैचिंग कंसेप्ट सेज दैट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड, मस्ट tally with each other. Tally with each other must be matching with each other. Tally is not the appropriate word. Matching with each other. Materiality concept. Materiality concept बहुत मजेदार concept है. Materiality concept. Materiality concept says कि accounting records transactions. That's true. But it records substantial transactions. पहला, it records financial transactions. ठीक है. जो नॉन फाइनेंशियल है, नोट टू अकाउंट में स्टोरी बताते हैं. So account records financial transaction and it records substantial financial transaction. कहने का मतलब है कि यदि स्टोर से हमने 10 रीम्स ऑफ पेपर्स इशू किए और फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक रीम में से 20 सीट्स बच गए पेपर के, तो क्या हम लिखेंगे कि 20 सीट्स हमारे इन्वेंट्री में है? हमने पेन इशू किया था 25 ऑफ मार्च को. 31 मार्च को भाई पेन पूरा का पूरा खत्म तो नहीं हुआ था इंक उसका. विल वी रिफ्लेक्ट इट? सो वी विल नॉट रिफ्लेक्ट बिकॉज मटेरियल तो है कॉस्ट उसका, बट दैट इज नॉट सब्सटेंशियल. अब ये सब्सटेंशियल कैसे डिसाइड होता है? सब्सटेंशियलिटी इज ऑलवेज डिसाइडेड विद रिस्पेक्ट टू टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर मेरा ट्रांजैक्शन जस्ट 1 करोड़ का है, then 1000, this is 1000 will be substantial for me. लेकिन अगर इसी 1 पे 2 जीरो और लगा दीजिए यहाँ पे, या 10 कर दीजिए, तो माइट बी 1000 मेरे लिए वैल्यू कम ले. तो ये सब्सटेंशियलिटी चेंज होती, और इसको अकाउंटिंग पॉलिसी में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है कि इतने से कम के ट्रांजैक्शंस हम मानेंगे कि जिस समय स्टोर इशू हुआ उसी समय खत्म हो गया. या निष्ठा प्लीज. Sir, this is money measurement concept. Mmateriality Utility concept. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मटेरियलिटी का एक पार्ट है मैडम. ओनली मनी मटेरियल में तो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सब्सटेंशियल पोर्शन वहां नहीं. Because sir, the books I am referring to उसमें मेंशन ही नहीं है materiality concept. ओके. ये कन्वेंशन में आता है मैडम, कन्वेंशंस में. अगर नहीं है तो इस कंसेप्ट को जस्ट समझिए. अगर आपको मान लीजिए मनी मेजरमेंट आता है तो मनी मेजरमेंट लिखिए, मटेरियलिटी आता है तो ये लिखिए. ठीक है. थर्ड वन इज कॉस्ट प्रिंसिपल. थर्ड वन इज कॉस्ट प्रिंसिपल. एनीबॉडी अटेम्प्ट कीजिए प्लीज. देखिए 5 मिनट का टाइम बचा है, 6 ये मुझे समझाने हैं तेजी से. कम मैं चाह रहा हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अभी खत्म कर दूंगा इस सेशन में. Under cost concept, the value of asset is to be determined based on the historic costs Exactly. and on acquisition cost. Exactly. Cost principle ये कहता है कि any item which is recorded in the books of account is recorded at cost, and its uses value or decreasing value with time or because of obsolescence or whatever, this is recorded in the shape of depreciation. सो बुक वैल्यू, कॉस्ट को ही बुक कहते हैं. बुक वैल्यू का मतलब हो गया वॉट एवर द वैल्यू इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. सो दैट इज कॉस्ट प्रिंसिपल. रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल. एनीबॉडी? So revenue recognition principle is also known as money measurement concept. So No. Madam, this is realization concept, I think so. नहीं. no, Revenue recognition concept and conservatism concept, these are more or less एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है. रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट में कहता है कि कभी भी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए
हमको स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत पड़ती है एक्सपेंडिचर को रिकॉग्नाइज करने से। इस चीज को समझिएगा। जैसे ही डाउट होगा कि खर्चा होने वाला है और खर्चा हो गया है, हम एक्सपेंडिचर तो रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन रेवेन्यू हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम पक्का होंगे कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा। बेच भी दिए हैं और लग रहा है कि पैसा नहीं मिलेगा, तो उसको क्या कहते हैं? बैड डेब्ट। ठीक है, बैड पेमेंट कोई होता है क्या कि भाई हम देंगे भी नहीं, या इतना हमने चार्ज कर दिया है लेकिन बाद में खर्चा नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होता है। सो दिस इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी सेम है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंट कभी भी एग्रेसिव होके नहीं लिखा जाता है। देखिएगा, मैंने अभी भी कहा है कि दोनों मोर और लेस एक जैसे लगते हैं। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का मतलब है कि अकाउंट कभी भी एग्रेसिव होके नहीं लिखा जाता है, मतलब कि प्रॉफिट तभी माना जाता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, अदरवाइज प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अकाउंटेंट हमेशा डर के चलने वाली चीज होता है। नहीं कहते फाइनेंस मैनेजर बड़ा कंजूस होता है, तो वो डर के चलता है, क्योंकि उसको बिजनेस का एक सेफ पिक्चर बताना होता है। बिजनेस का वाइडर पिक्चर नहीं बताना है, उसको बिजनेस का एक सेफ पिक्चर बताना है, और जब सेफ पिक्चर बताना है तो वो उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि एक जो प्रोसीजर आपने सेलेक्ट कर लिया अकाउंट बनाने का, या एक एक्सपेंडिचर के ट्रीटमेंट का, उसी को अगले साल भी कीजिए, जब तक कि यू डोंट हैव सफिशिएंट रीजन टू चेंज द पॉलिसी। कहने का मतलब है, हमने कहा कि भाई हम 1000 तक का ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट ईयर हमने कह दिया नहीं हम अब 2000 का नहीं लिखेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर फिर हमने कहा कि नहीं भाई अब हम और बढ़ा लेते हैं, या इन बिटवीन कर लेते हैं, 1500 कर लेते हैं। होगा क्या? ये जो अकाउंट बनेंगे ये 3 साल के म्यूचुअली कंपेयर नहीं हो पाएंगे, और जब कंपेयर नहीं हो पाएंगे तो अकाउंट का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट सेज दैट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, accounting policies of the organization should be constant and transactions should be treated in consistent manner year to year so as comparison of account can be maintained. ठीक है, accrual principle बताने की जरूरत नहीं है, accrual मैं बता चुका हूं। ठीक है, reliability concept, reliability principle and full disclosure principle। reliability principle कहता है कि accountant record transaction when they have evidence of transaction। किसी ने कह दिया अरे तो बिक गया, नहीं मानेगा, बोलेगा show me the invoice, show me the acceptance letter, then only I will record। So reliability principle, without ground accountant does not record anything। he requires evidence for recording a transaction, and that evidence may be in the shape of receipt, money received and receipt issued, अगर हमारे पास पैसा आया है, और इनवॉइस इशूड एंड एक्सेप्टेड बाय द फर्म। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि भैया कुछ छुपाओ नहीं, डिस्क्लोज एवरीथिंग प्रॉपरली सो एज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में बी डिपिक्टेड। सो ये टोटल था अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे, एंड यहां से मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं। ठीक है, यहां से मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं फॉर द टाइमिंग। दैट वाज द पोर्शन। अब इसको फिर से सेकंड सेशन का टाइमिंग मैं दे रहा हूँ, सेकंड सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको तब तक थॉरो हो लीजिए, नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन के लिए इस पे कोई डाउट हो यहाँ तक तो।